क्या 4500 साल पहले इंसानों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे पास नहीं है? बिना किसी क्रेन या मशीन के 23 लाख भारी पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे रखा गया कि आज के इंजीनियर भी हैरान हैं। चलिए जानते हैं पिरामिडों का वो सच जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलत। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा सिरदर्द बना हुआ है जिसे जितना सुलझाया गया वो उतना ही उलझता गया। लोग कहते हैं कि इसे मरे हुए राजाओं की याद में बनाया गया था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आज के इस वीडियो में द मिस्ट्री टीवी आपको ले चलेगा वक्त के हजारों साल पीछे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये पिरामिड किसने बनाए, बल्कि ये भी जानेंगे कि उन लोगों के पास वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला था जिसने इन पत्थरों को अमर बना दिया। इन विशाल पिरामिडों के पीछे जिस दिमाग का हाथ था वो थी प्राचीन मिस्री सभ्यता, यानी एंशिएंट इजिप्शियंस। आज से लगभग 5000 साल पहले नील नदी की गोद में पली बढ़ी यह सभ्यता केवल खेती या व्यापार तक सीमित नहीं थी। ये वो लोग थे जिन्होंने मौत को हराने का सपना देखा था। इनके लिए राजा फेरेओ केवल एक शासक नहीं बल्कि धरती पर चलता फिरता भगवान था। और इन्हीं राजाओं को अमर बनाने के लिए उन्होंने रेगिस्तान की तपती गर्मी में वो कारनामा कर दिखाया जो आज के विज्ञान की समझ से भी परे है। लेकिन सोचिए, जिस दौर में इंसानों के पास लोहे के औजार तक नहीं थे, उन्होंने पत्थरों को बालों के बराबर सटीकता से कैसे काटा? क्या यह सिर्फ इंसानी दिमाग था या फिर इस प्राचीन सभ्यता को कहीं और से निर्देश मिल रहे थे? अगर हम वक्त के पहिए को पीछे घुमाएं तो हमें पहुंचना होगा आज से लगभग 4500 साल पहले, यानी 2600 ईसा पूर्व बीसी से 2500 ईसा पूर्व के दौर में। यह वो समय था जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग अभी सभ्य होना सीख ही रहे थे। लेकिन मिस्र के ओल्ड किंगडम के दौरान गीजा के मैदानों में दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। करीब 100 सालों के इसी छोटे से कालखंड में राजा खुफू, खाफरे और मेनकौर ने वो इमारतें खड़ी कर दी जो आज भी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। हैरानी की बात तो यह है कि 2600 ईसा पूर्व के उस दौर में न तो पहिए का आविष्कार सही से हुआ था और न ही लोहे के औजार मौजूद थे। तो फिर सिर्फ 100 सालों के अंदर इन गगनचुंबी पिरामिडों को कैसे खड़ा कर दिया गया? क्या उनके पास वक्त को मात देने वाली कोई गुप्त विद्या थी? इतिहास के पन्नों को और गहराई से पलटे तो पता चलता है कि यह करिश्मा मिस्र के चौथे राजवंश, 4th डायनेस्टी के दौर में हुआ था। यह वो सुनहरा युग था जिसने मिस्र को पिरामिडों का देश बना दिया। इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा खुफू ने अपने लिए वो ग्रेट पिरामिड बनवाया जिसे आज दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। लेकिन चौथे राजवंश के ये राजा आखिर इतने जुनूनी क्यों थे? क्या वे सिर्फ अपनी कब्र बना रहे थे या फिर वे आने वाली नस्लों के लिए कोई संदेश छोड़ रहे थे? कहा जाता है कि चौथे राजवंश के पास ऐसी गुप्त इंजीनियरिंग और गणित का ज्ञान था जो उनके खत्म होते ही रहस्यमयी तरीके से दुनिया से लुप्त हो गया। आज के इंजीनियर भी मानते हैं कि चौथे राजवंश की उस बारीकी को दोबारा दोहराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन गीजा के इस रेतीले मैदान में राज करने वाले वो 3 चेहरे कौन थे जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए मिलते हैं चौथे राजवंश के उन 3 प्रमुख फराओ फेरेओस से जिन्होंने इन पहाड़ों जैसे ढांचों को मुमकिन बनाया। सबसे पहले आते हैं राजा खुफू, जिन्हें चेउप्स भी कहा जाता है। इन्होंने बनवाया इन ग्रेट पिरामिड, एक ऐसा ढांचा जिसमें 23 लाख पत्थर लगे हैं और जो हजारों सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा। उसके ठीक बगल में राजा खाफरे का पिरामिड। यह देखने में खुफू के पिरामिड से भी ऊंचा लगता है क्योंकि इसे थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया था। और इसी के सामने वो रहस्यमयी स्फिंक्स जो आज भी इन पिरामिडों की रखवाली कर रहा है। और आखिर में आता है राजा मेनकाउरे का पिरामिड। हालांकि यह आकार में छोटा है, लेकिन इसकी फिनिशिंग और इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज है। ये तीनों पिरामिड एक सीधी रेखा में नहीं हैं, बल्कि ये आसमान के ओरियन बेल्ट के तारों के साथ बिल्कुल सटीक अलाइनमेंट में हैं। क्या इन 3 राजाओं का मकसद सिर्फ अपनी कब्र बनवाना था या ये तारों की दुनिया का कोई नक्शा तैयार कर रहे थे? लेकिन इन लाखों टन भारी पत्थरों को उठाने की इतनी जहमत क्यों उठाई गई? क्या ये सिर्फ पत्थरों के पहाड़ थे या इनके पीछे कोई ऐसी सोच थी जो मौत को भी मात देना चाहती थी? प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए पिरामिड महज पत्थर के ढांचे नहीं बल्कि एक
लॉन्च पैड थे। उनका मानना था कि मौत अंत नहीं है। ये पिरामिड राजाओं या फराओं के लिए ऐसे मकबरे, टूम्स थे जहां उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाता था ताकि उनकी आत्मा अमर हो सके। उनकी धार्मिक आस्था के केंद्र में थी के यानी इंसान की वो रूहानी ताकत जिसे पुनर्जन्म के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी। बिना शरीर और बिना पिरामिड के उनकी आत्मा भटकती रह जाती। इसीलिए राजाओं के साथ उनके गहने, खाना और यहां तक कि उनके सेवक भी दफनाए जाते थे ताकि अगले जीवन में उन्हें कोई कमी न हो। यही नहीं, ये पिरामिड सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक थे। फराओ को आम इंसान नहीं बल्कि एक देवतुल्य शासक, लिविंग गॉड माना जाता था। ये गगनचुंबी इमारतें पूरी दुनिया को बताती थीं कि मिस्र के राजाओं की ताकत और उनकी पहुंच आसमान तक है। और सबसे गहरा रहस्य छुपा है इनकी खगोलीय आस्था, एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन में। पिरामिडों का कोना कोना सूर्यदेव रारे की किरणों को धरती पर उतारने के लिए डिजाइन किया गया था। यह आसमान के तारों से इस तरह जुड़े थे कि राजा की आत्मा सीधे उन तारों तक पहुंच सके जिन्हें वे स्वर्ग का दरवाजा मानते थे। अब आता है वो सवाल जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स की नींद उड़ा रखी है। आखिर ये बनाए कैसे गए? बिना किसी कंप्यूटर या जीपीएस के उन्होंने इतनी बारीकी से नक्शा कैसे तैयार किया? पिरामिड बनाना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि यह उन्नत गणित और ज्यामिति, एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री का एक ऐसा नमूना है जिसे आज भी समझना मुश्किल है। उन्होंने पाई और गोल्डन रेशियो जैसे मुश्किल सिद्धांतों का इस्तेमाल तब किया था जब दुनिया ने शायद गिनती करना भी ठीक से नहीं सीखा था। हैरानी की बात देखिए, ग्रेट पिरामिड की चारों दीवारें दुनिया की चारों दिशाओं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ बिल्कुल सटीक इशारा करती हैं। इसमें केवल 0.05 डिग्री की गलती है। आज के दौर में यह काम लेजर और सैटेलाइट से होता है, लेकिन 4500 साल पहले उन्होंने यह कैसे किया? इसका राज छुपा था आसमान में। मिस्र के वास्तुकारों ने खगोलीय अवलोकन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का सहारा लिया। उन्होंने तारों की चाल और उनकी स्थिति को देखकर दिशाएं तय की। वे जानते थे कि आसमान के तारे कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने धरती के पत्थरों को आसमान के तारों का आईना बना दिया। पिरामिडों को हजारों सालों तक टिकाए रखने के लिए मिस्र के इंजीनियरों ने पत्थरों का चुनाव किसी कीमती गहने की तरह किया था। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं चुने थे, बल्कि एक ऐसी अमर ढाल तैयार की थी जिसे वक्त भी न तोड़ डिच सके। पिरामिड की मुख्य संरचना के लिए लाखों टन चूना पत्थर, लिमस्टोन का इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर स्थानीय खदानों से लाए गए थे, जिन्होंने पिरामिड को उसका विशाल आकार और मजबूती दी। लेकिन जब बात आई राजा के विश्राम गृह यानी आंतरिक कक्षों की, तो वहां इस्तेमाल हुआ दुनिया का सबसे कठोर पत्थर, ग्रेनाइट। इसे सैकड़ों मील दूर अस्वान की खदानों से लाया गया था। इसी ग्रेनाइट से बना था राजा का सार्कोफेगस यानी वो ताबूत जिसे कोई भी ताकत भेद नहीं सकती थी। और अब सुनिए वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज जो पिरामिड हमें ईंटों के ढेर जैसा दिखता है, वो पहले ऐसा नहीं था। इसके ऊपर ट्यूरा लाइमस्टोन की एक बेहद बारीक और चमकदार परत छड़ी थी। तपते रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें इस पर, तो ये पिरामिड किसी हीरे की तरह चमकता था, जिसकी रोशनी मीलों दूर से देखी जा सकती थी। वक्त की मार और लूटपाट ने उस चमकदार बाहरी आवरण को नष्ट कर दिया, लेकिन आज भी इसकी चोटी पर बचे हुए कुछ अवशेष हमें उस प्राचीन वैभव की याद दिलाते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, आज हमारे पास पत्थरों को काटने के लिए डायमंड कटर्स और हाइड्रोलिक मशीनें हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में तो लोहा तक नहीं था। तो फिर उन्होंने ग्रेनाइट जैसे फौलादी पत्थरों को मक्खन की तरह कैसे काट दिया? उस दौर में उनके पास सिर्फ तांबे, कॉपर के औजार थे जो पत्थर के मुकाबले काफी नरम होते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तांबे की आरियों और पत्थर की भारी हथौड़ियों, डायोराइट हैमर्स का इस्तेमाल किया। तांबे के औजारों को बार बार गर्म करके उन्हें सख्त बनाया जाता था ताकि वे चट्टानों पर वार कर सकें। उनकी असली सुपर पावर तकनीक थी घर्षण, फ्रिक्शन। वे तांबे की आरी के नीचे गीली रेत डालते थे। रेत के छोटे छोटे कण रेगिस्तानी पत्थर से भी ज्यादा सख्त होते थे। जब तांबे की आरी रेत के साथ पत्थर पर रगड़ खाती थी, तो वह दुनिया के सबसे कठोर ग्रेनाइट को भी 2 हिस्सों में चीर देती थी। यह तकनीक धीमी जरूर थी,
पर बेमिसाल थी। जहां चूना पत्थर तो स्थानीय खदानों से मिल गया, वहीं विशाल ग्रेनाइट पत्थरों को असवान से लाया गया, जो गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर था। कल्पना कीजिए, उन हजारों टन भारी पत्थरों को नील नदी के रास्ते नावों पर लाद कर गीजा तक लाना उस समय का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन रहा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सैकड़ों मील दूर खदानों से ये विशाल पत्थर गीजा के मैदान तक पहुंचे कैसे? न ट्रक थे, न क्रेन, और न ही आज जैसी सड़कें। इसका जवाब छुपा है मिस्र की जीवन रेखा यानी नील नदी में। प्राचीन इंजीनियरों ने नील नदी को एक सुपर हाईवे की तरह इस्तेमाल किया। बाढ़ के समय जब नदी का स्तर बढ़ता था, तब विशाल नौकाओं पर इन भारी पत्थरों को लादकर निर्माण स्थल के करीब तक लाया जाता था। यह उस दौर का सबसे बड़ा वाटर लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन था। नदी से उतरने के बाद शुरू होता था असली इम्तिहान। पहियों का इस्तेमाल करने के बजाय वे पत्थरों को विशाल लकड़ी के स्लेजेस पर रखते थे। ये एक तरह की बिना पहियों वाली गाड़ियां थीं, जिन्हें हजारों मजदूर रस्सियों के सहारे खींचते थे। लेकिन रेत पर इतना भारी वजन खींचना नामुमकिन था, जब तक कि आप उसमें थोड़ा विज्ञान न मिला दें। वैज्ञानिकों को प्राचीन दीवारों पर एक पेंटिंग मिली, जिसमें एक आदमी स्लेज के ठीक आगे रेत पर पानी डाल रहा है। पहले लगा कि यह कोई धार्मिक रस्म है, पर असलियत चौंकाने वाली थी। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, कहता है कि अगर आप सूखी रेत को सही मात्रा में गीला कर दें तो उसका घर्षण यानी फ्रिक्शन आधा हो जाता है। इससे भारी भरकम स्लेज को खींचना बेहद आसान हो गया। सोचिए, जो तकनीक आज हम लैब्स में पढ़ते हैं, उसे वे हजारों साल पहले रेगिस्तान की रेत पर आजमा रहे थे। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ इंसानी दिमाग था? उन्हें कोई गाइड कर रहा था? कमेंट्स में बताएं। पत्थरों को काटना और ढोना एक बात थी, लेकिन उन्हें 480 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मिलीमीटर की सटीकता के साथ जमाना यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज के क्रेन के द्वार में भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर उन्होंने यह कैसे किया? इसका जवाब छुपा है रैंप्स के रहस्यों में। विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने एक सीधी लंबी रैंप, स्ट्रेट रैंप बनाई थी, लेकिन गणित के हिसाब से ऐसी रैंप को पिरामिड की चोटी तक ले जाने के लिए वह खुद 1 मील लंबी हो जाती। दूसरा और सबसे चर्चित सिद्धांत है जिगजैग या सर्पिल स्पाइरल रैंप, यानी पिरामिड के चारों तरफ सीढ़ियों की तरह घूमती हुई एक ढलान, जिसके सहारे पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। यह तकनीक न केवल जगह बचाती थी, बल्कि पत्थरों को ऊपर ले जाना भी आसान बनाती थी। लेकिन पत्थरों को सिर्फ ऊपर पहुंचाना काफी नहीं था, उन्हें अपनी सही जगह पर फिट करना सबसे मुश्किल काम था। यहां काम आया लीवर का सिद्धांत। लकड़ी के लट्ठों और हजारों मजदूरों के बाहुबल से उन भारी पत्थरों को ऐसे सेट किया गया कि आज हजारों साल बाद भी उनके बीच एक ब्लेड या कागज का टुकड़ा तक नहीं जा सकता। बिना किसी सीमेंट या गोंद के, सिर्फ पत्थरों के अपने वजन और एकदम सटीक कटिंग के भरोसे यह ढांचा साबित करता है कि चौथे राजवंश के इंजीनियरों के पास वो ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ये था प्राचीन मिस्र के उन महान पिरामिडों का सफर, जिन्हें आज से 4500 साल पहले चौथे राजवंश के राजाओं ने अमर बना दिया। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जब हम गीजा के इन विशाल पत्थरों को देखते हैं तो एक सवाल हमेशा पीछा करता है, क्या ये वाकई सिर्फ छेनी, हथौड़ी और इंसानी मेहनत का नतीजा थे, या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसा दिव्य ज्ञान था जिसे वक्त की रेत ने हमेशा के लिए दफन कर दिया? आपको क्या लगता है, क्या पिरामिडों के अंदर अभी भी कोई ऐसा गुप्त कमरा है जिसे खोलना बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इतिहास के इन पन्नों को पलटना पसंद आया तो द मिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।